हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। दोस्तों, आज ये क्लास है रेशो का क्लास नंबर 13 और इसी के साथ ये आखिरी क्लास है। जी हाँ, इस क्लास के बाद आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो ना कि आप दुनिया का कोई सा भी सवाल बना सकते हो रेशो में। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एसएससी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, आप उनकी बुक खोल के देख लेना। कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं बचा है जिस जो आपसे ना बनता हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक शर्त है, जो भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया उन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर क्लास की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो वहाँ से ये जब भी जो मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए, सारे क्वेश्चन पढ़ाए, वो सभी आपको मतलब अच्छे से आना चाहिए। तभी आप, यही एक शर्त है, अगर आप इस शर्त को मानते हो, कंप्लीट करते हो, तो डेफिनेटली फिर कोई भी ऐसा सवाल नहीं बच जाएगा जो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इतनी बात से तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो आज की इस क्लास में हम कुछ हमारे क्वेश्चन रह गए थे जो कि मेंस लेवल के सवाल हैं ये सारे, तो इन सभी क्वेश्चन को आज हम निपटाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 7:9:12 and their expenditure ratio is 8:9:15. If the saving of A is 1/4 of its income, then what will be the ratio of the saving of A B C? देखो यहाँ पे मुझे इनकम का रेशो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है और मुझे सेविंग का रेशो दे रखा है। मुझे सेविंग का रेशो इसने पूछ रखा है, तो मुझे निकालना पड़ेगा भाई ए बी और सी, इसके इनकम का रेशो क्या दे रखा है। इसके इनकम का रेशो दे रखा है 7:9:12। इस तरीके का सवाल मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी करवाया था क्लास नंबर 12 में, और वही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। कुछ नए सवाल भी हैं, कुछ नए कंसेप्ट पे सवाल हैं, कुछ नए लॉजिक लगाए जाएंगे इस वीडियोस में, कुछ ऐसे सवाल भी हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे रखा है, दोनों तीनों के एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे रखा है, 8:9:15। और मुझसे क्या पूछ रखा है, मुझसे पूछ रखा है सेविंग का रेशो। लेकिन एक्चुअली में देखो, यहाँ इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है और सेविंग पूछ रखा है। इनकम में से जब मैं माइनस करूंगा तभी तो सेविंग आएगा। इनकम ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो एक्सपेंडिचर वो उससे कम करे। भाई यहाँ पे इनकम देखोगे 7 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखोगे 8 है। जब वो 7 रुपये इनकम कमा रहा है, जब वो 7 रुपये कमा रहा है, तो 8 रुपये कैसे खर्च कर सकता है। 7 रुपये या फिर 7 रुपये से कम ही खर्च करेगा। इसका मतलब ये रेशो हमारा बैलेंस नहीं है। उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मेरी अगली लाइन बोल रखी है, इफ़ द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। अगर जो सेविंग है, ए की बात चल रही है, सेविंग ऑफ ए और इनकम ऑफ ए का रेशो क्या दे रखा है, 1/4। मतलब अगर सेविंग ए की 1 है तो उसकी इनकम का क्या रेशो दे रखा है, 4 है। समझ में आया। लेकिन यहाँ तो मुझे सेविंग दे ही नहीं रखा, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर का रेशो आएगा। भाई अगर टोटल इनकम उसकी 4 है जिसमें से वो एक सेव करता है, इसको वो एक्सपेंड कितना खर्च करता होगा, 3 यूनिट खर्च करता होगा अगर उसकी टोटल इनकम 4 है। इसका मतलब ये कुछ और नहीं, ये 4 की वैल्यू है और ये 3 की वैल्यू है। आया समझ में। लेकिन अभी तो ये बराबर ही नहीं है, इन दोनों का रेशो 3:4 होना चाहिए, क्योंकि मतलब 4:3 होनी चाहिए, इनकम 4 होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा रेशो नहीं है, तो इसको बनाओ 3:4 के रेशो में बनाओ पहले। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, बराबर कर लूँगा। फिर मैं जिसको मुझे 4 यूनिट बनाना है उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसको मुझे 3 यूनिट बनाना है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर इस पूरे रेशो को बराबर बनाऊँ, पूरे रेशो बराबर बनाऊँ मतलब ये जो 7-8 है इसको बराबर बनाऊँ, क्योंकि इनका रेशो 4:3 होना चाहिए। इनकम का रेशो 4 और एक्सपेंडिचर का रेशो 3 होना चाहिए, तब जाके मेरे यहाँ से रेशो बराबर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर बनाऊँ, 7 और 8 का एलसीएम 56। तो 7 को 56 बनाने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को 56 बनाने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये अपने पास अब दोनों बराबर बराबर हो गए। लेकिन इनका रेशो बराबर बराबर नहीं, इनका रेशो ये होना चाहिए 4:3। इनकम अगर 4 होनी चाहिए तो इनकम 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब आप जब देखोगे ना तो एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो यहाँ से 3:4 या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 4:3। जैसे यहाँ देखो, 7 8 56 हो गया और ये 8 7 56, तो ये तो हो गया अपना। अब इन ये तो अपना कट गया, दोनों में कॉमन है, तो इनकम से और एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है, 4:3 है। तो समझ में आया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बनाते हैं। तो अब अगर मैं, अब मेरे पास जो रेशो है बैलेंस हो गई, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो मेरे पास सेविंग का रेशो आ जाएगा, ठीक है। और सेविंग का रेशो मैं तीनों फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ ऑप्शन में, देखो आगे आगे के दोनों अलग अलग हैं। तो अगर मैं केवल आगे वाले रेशो फाइंड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा अपना रेशो, कौन सा अपना यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल, तो मैं केवल दो फाइंड करूंगा, ए रेशो बी फाइंड करूंगा केवल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊँ, यहाँ पे एक्चुअली में इनकम है कितनी, 7 8 56 है ना, 7 8 56 और 56 का भी 4 गुना करना है। लेकिन यहाँ पर भी देखोगे 8 है और यहाँ पर भी 8 7 56 है, यहाँ पर भी 8 7 56 है। तो यहाँ से मैं 56 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ।
ऊपर क्या 4 है, नीचे क्या 3 है, तो मुझे केवल 4 माइनस 3 करना है, क्योंकि इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर घटाऊंगा और इसका रेशो आना चाहिए दूसरे। देखो यहाँ पे नो कॉमन है और यहाँ पे केवल नो ही कॉमन है, तो यहाँ पे मैं नो कॉमन ले सकता हूँ भाई। मुझे यहाँ पे इस पूरे में से इसको घटाना था, तो मैंने उसमें 56 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने 56 कॉमन ले लिया। मुझे केवल 4 में से 3 घटाना है, ठीक है। और 56 ही आएगा फिर स्टार्टिंग वाला मेरा रेशो, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 और 56 वाले रेशो आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। मैं दूसरा भी फाइंड कर लेता हूँ कंफर्म करने के लिए। भाई यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 मैंने कॉमन ले लिया। और फिर ये 8 चौक 32, 7 21, 21 और 32 का डिफरेंस कितना होगा, 9 दो 11, तो 11, तो 56 और 56 यहाँ तो एक ही बचा, तो इस एक की मल्टीप्लाई करो 56, तो 56 रेशो 99, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में होगा। सबसे पहले आपको रेशो को बैलेंस करना है, फिर उसके बाद आपको प्लस माइनस जो भी सवाल में बोला है उसके हिसाब से आपको अपना सवाल को आगे बढ़ाना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल भी इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:5 and the ratio of their saving is 2:3. If the income of B is equal to 3 times of saving of A, then what is the ratio of expenditure? देखो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे सेविंग का ही, इनकम से सेविंग का रिलेशन दे रखा है। पिछले वाले सवाल में सेविंग का रिलेशन दे रखा था इनकम से, मुझे सेविंग इसने पूछ रखा था, तो मुझे ये वाली चीज़ यहाँ पे करनी पड़ी। लेकिन यहाँ मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेविंग का रेशो भी दे रखा है और सेविंग और इनकम में रिलेशन भी दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशो निकाल के वैसा वाला कोई यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मेरे यहाँ से एक्सपेंडिचर माइनस होके आ जाएगा। भाई एक्सपेंडिचर आएगा कैसे, जब मैं इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तभी तो आएगा। तो यहाँ से इनकम का रेशो कितना दे रखा है, ए और बी का इनकम का रेशो कितना दे रखा है, 3:5, 3:5। सवाल को पूरा अच्छे से पढ़ो। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:5, और उनका जो सेविंग का रेशो है वो 2:3 है। उनके सेविंग का रेशो कितना है, 2:3 है। अगर इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए, मतलब इनकम जो है वो भी बी का, वो सेविंग के ए से, इसका क्या रेशो दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए। मतलब अगर ए का सेविंग 1 है ना, तो इनकम बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3:1 इन दोनों के, मतलब यहाँ पे इन दोनों का रेशो दे रखा है। मतलब इनकम ऑफ बी और सेविंग ऑफ ए, इन दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए, 3:1। मतलब सेविंग ऑफ ए इसका 3 गुना होना चाहिए ए बी का इनकम। तो क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो मैं इसको बनाऊंगा इसका 3 गुना। बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको बराबर कर देता हूँ, दोनों को बराबर कर दूंगा, फिर मैं उसका 3 गुना कर दूंगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर मैं जिसका मुझे 3 गुना करना है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका 3 गुना हो जाएगा। तो 5 और 2 का एलसीएम 10, तो 10 बनाने के लिए मैं 5 के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 को 10 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो दोनों बराबर हो गए, मेरा फोकस केवल इन पे ही रहेगा जिन पे मेरा यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। तो इन दोनों को अब देखो 10-10 हो गए। अब मैं यहाँ पे सवाल में बोला जो इनकम है बी की वो 3 गुना होना चाहिए अगर सेविंग ऑफ ए 1 है। अभी तो दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला 3 गुना होना चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 का 3 गुना 3 और 10 का 3 गुना 30। तो इसको ये अपना अभी 10 है, 10 को 30 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये जो है पूरा अपना क्वेश्चन के हिसाब से अपना रेशो यहाँ पे बैलेंस हो गया। मुझे एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, तो इनकम में से मैं सेविंग माइनस कर दूंगा, मेरे पास एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा। और क्या आएगा बताओ यहाँ पे, भाई यहाँ पे अगर मुझे, यहाँ पे देखो 3 2 6, 3 18, ठीक है, और 5 2 10, 18 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8, और 8 रेशो वाला दिख गया मेरे को, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 2 6, 5 30 और 5 3 15, 30 में से 15 घटाएंगे, 8:15, ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। पिछली बार वाले की तरह ये भी बिल्कुल, बस हमें रेशो को बैलेंस करना है, और ये चीज़ हमने पिछले क्लास में भी सीखी थी। अब जैसे इस सवाल को देखो, इस पे ही लैंग्वेज को थोड़ा तड़ोड़ मरोड़ के बोला जाता है, बस उसको हम पढ़ने आना चाहिए लैंग्वेज में आखिर बोला क्या, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी में हो। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी इज 4:3, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ हिज इनकम, एंड द एक्सपेंडिचर, यहाँ पे टी है, ठीक है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/13 ऑफ हिज इनकम। द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 45, देन द इनकम इज, मुझे यहाँ पे देखो इनकम का रेशो दे रखा है सबसे पहले। अगर यहाँ पे ए रेशो बी दे रखा है, उसके इनकम का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:3। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर से उनकी इनकम का दे रखा है, मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंडिचर का रेशो नहीं दे रखा, तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई एक्सपेंडिचर ऑफ ए और किसका, इनकम ऑफ ए, है ना। यहाँ पे बोला ना कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ हिज इनकम, मतलब उसी के इनकम, ए के ही इनकम का यहाँ पे रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5/12। ये चीज़ मैं आपको करना सिखा चुका हूँ। अगर इस तरीके से लाइन में रेशो दिया रहे तो आप इसको कैसे इस तरीके से डिनोट करोगे। ठीक है, अगला क्या रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है वो हमारा
7/13 है उसकी इनकम का, मतलब अगर उसकी इनकम 13 होगी तो 7 क्या है उसका एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ बी और उसकी इनकम ऑफ बी क्या रेशो दे रखा है, 7/13 दे रखा है। 13 नहीं होगा यहाँ पे, 15 होगा, ठीक है 15 कर लेना इसको, ये सवाल में गलत दे रखा है, यहाँ पे 15 होना चाहिए, ठीक है 7/15 होना चाहिए। अब अगर हमारा इनकम, अब इनकम तो यहाँ अलग अलग दे रखी है, यहाँ इनकम का रेशो 4/3 दे रखा है, और यहाँ इनकम 5/12 दे रखा है, 7/13। हालांकि देखोगे अगर इनकम का दोनों का रेशो देखूंगा ना मैं, तो 4/3 ही आ रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। यहाँ पर भी ये सही कर लेना, है ना, नहीं नहीं ये 4/3 ठीक है, ठीक है ये वाला चीज़ तो ठीक है। अभी तो इनके इनकम का रेशो अभी 4/3 नहीं आ रहा है, तो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है मुझे बनाना पड़ेगा। अगर इनके इनकम का देखो, यहाँ पे इसका इनकम 4 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी। एक चीज़ देखो, मुझे पता है जो एक्सपेंडिचर आएगा ना, वो अगर उसकी इनकम 12 है तो उसका 5 होगा उसका क्या, एक्सपेंडिचर। अगर मेरी इनकम बी की 15 है तो उसका 7 वाला पार्ट क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो अगर मैं इसको 12/15 कर लूँ तो बहुत ईजी होगा, 12/15 कर लूँ। भाई 12 में 4 तो छुपा ही होता है, 15 में 3 छुपा होता है ना, 15 में 3 छुपा होता है। इसका मतलब मुझे केवल यहाँ से लेना है 3 और यहाँ से लेना है 5। समझ में आया। देखो अगर मेरे को यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर, अगर ये अभी ये छोड़ो 4/3, मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। अगर इसकी इनकम यहाँ पे 12 रही होगी और एक्सपेंडिचर अगर 15 रही होगी, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 5 आएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ ए 5 आएगा और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आएगा, 7 आएगा, तब जाके ये आएगा। लेकिन अभी तो 4/3 है, तो इसका 5/12, किसका, इनकम ऑफ ए 5/12 करूंगा तब जाके एक्सपेंडिचर 5 आएगा। समझ में आया। इसका मतलब ये जो होना चाहिए ना, जो इनकम होना चाहिए वो एक्चुअली में इस वाले फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसका मैं 1/12 भी कर सकूँ अच्छे से और 1/15 भी कर सकूँ अच्छे से। लेकिन 12 और 15 में जो कॉमन है 4 और 3 वो यहाँ से पहले ही दे रखा है। तो 4 और 3 मुझे और क्या जरूरत चाहिए, मुझे 3 की यहाँ से जरूरत चाहिए, मुझे 5 का यहाँ से जरूरत चाहिए। तो मुझे 3 और 5 का एलसीएम ले लूंगा 15, केवल इस रेशो की मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ये अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा, जिसका मैं 5/12 और 7/15 ईजिली कर सकता हूँ, वहां से मैं अपना एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल इजीली समझ में आया होगा। मैं अभी आपको जब रियली में करके दिखाऊँ ना, तो अब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ मैं रफ़ कर देता हूँ, और ये वाले जो भी मैंने यहाँ पे करा है इसको भी मैं यहाँ पे रफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो क्या दे रखा था, इनकम का रेशो दे रखा था 4/3, और मुझे 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 5/12 भी करना है, 7/15 भी करना है। अब मैं 15 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 तो पहले से ही है, 4 तो पहले से ही है, मुझे केवल 3 की ज़रूरत है यहाँ से। तो मैं 15 में 3 छुपा होता है, मुझे यहाँ पे केवल 5 की जरूरत है, क्योंकि 7/15 करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका 15 से 7/15 करूँगा तो 15 कट जाना चाहिए, और साथ मेरा यहाँ पे रेगुलर जो एक्सपेंडिचर है वो आ जाना चाहिए। तो मैं अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 15 की, 15 4 जा 60 और 15 3 जा 45, तो ये आ गया अपने पास अब इनकम का रियल वाला रेशो, जिसका मैं 5/12 करूँ तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और बी का एक्सपेंडिचर लाने के लिए मैं उसका 7/15 करूँगा बी की इनकम का। तो अगर मैं इनकम ऑफ ए का, इसका 5/12 है, 5/12 अगर मैं इसका करूँगा 5/12, 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 25। समझ में आ रहा होगा आई होप। जैसे इनकम यहाँ पे कितनी है, 60 है, लेकिन एक्सपेंडिचर अगर यहाँ पे इनकम अगर उसकी 12 यूनिट है, रेशो में 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 60, तो ये 5 गुना है, तो उसकी एक्सपेंडिचर कितनी होगी, उसका भी 5 गुना कर दो, 25 होगा, 25 होगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका जो इनकम है ए का, उसका 5/12 क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है, तो इसका मैं 5/12 यहीं से डायरेक्टली कर सकता हूँ, 12 से जाएगा 5 बार में, 5 5 जाए 25। इसका मतलब वैसे ही मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, जब मैं उसका 7/15 करूँगा, तो जब मैं इसका 7/15 करूँगा 15 3 45, और यहाँ पे 3 बार में जाएगा ये 3 7 जो 21, तो यहाँ से बी का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 21। तो ये मेरे पास आ गया एक्सपेंडिचर ए का और बी का रेशो। सवाल में क्या बोला है, अगर डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 4500, अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी एक्सपेंडिचर के, दोनों के एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, ए का एक्सपेंडिचर ये है, बी का एक्सपेंडिचर ये है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है। 4 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 4500, और मुझसे क्या पूछ रखा है, इनकम ऑफ बी। बी की इनकम कितनी है बताओ, यहाँ से बी की इनकम यहाँ पे कितनी आई थी, यहाँ पे 45 आई थी ना, ये वाला रेशो 45 आया था, तो मुझे 45 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है। बताओ एक वैल्यू की कितनी आएगी, भाई ये 45 कुछ और नहीं, 45 गुना 100 ही है, 4 से कट जाएगा ये
25 बार में, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आई है 45 गुना 25। तो 45 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसकी 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल उसकी इनकम कितनी थी। भाई 45 का स्क्वायर जानता हूँ मैं, 45 का स्क्वायर होता है 2025। 2025 की अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये वाले 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 25 दूनी 50, 50 मतलब 50,000, और 25 पंजे 625, है ना। 25 गुना 25 मतलब 625, 25 का स्क्वायर 625, तो 50,625 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया, 50,625, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। Salary of Priya and Riya are in the ratio 3:5 respectively. If the salary of each one is increased by rupees 5,000, then the new ratio becomes 5:7. What is the Riya's present salary? बहुत ईजी सवाल है भाई। यहाँ पे देखो सैलरी का रेशो दे रखा है प्रिया और रेशो का, ये वाले प्रिया और रिया का, ये वाले सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। पता नहीं ये वाला सवाल यहाँ लास्ट में कैसे लगे, ये तो इजी वाला सवाल है, एकदम पहले होना चाहिए। इनका रेशो क्या दे रखा है, 3:5 है ना। प्रिया और रिया के सैलरी का रेशो देखा 3:5। अगर मैं दोनों की सैलरी को 5-5 हज़ार से बढ़ाता हूँ, अगर मैं दोनों की सैलरी को 5-5 हज़ार से बढ़ाता हूँ, 5-5 हज़ार से बढ़ाता हूँ, तो उसका रेशो क्या आ रहा है मेरे पास, 5:7। मैं रेशो में कितना बढ़ा रहा हूँ, जब मैं दोनों को 5-5 हज़ार से बढ़ा रहा हूँ, इसका रेशो में भी बराबर यूनिट से बढ़ना चाहिए। 3 से 5 2 यूनिट प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 से 2 ये भी 2 यूनिट से प्लस हो रहा है। इसका मतलब 2 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5,000। और मुझसे सवाल में क्या पूछा है, रिया की प्रेजेंट सैलरी कितनी है। प्रेजेंट सैलरी मतलब ये वाली इंक्रीज्ड सैलरी है, ये तो इंक्रीज सैलरी का रेशो है, 5,000 बढ़ाने के बाद रेशो है ये। मुझे पूछा है प्रेजेंट सैलरी मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। भाई यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2,500 आ जाएगा 2.5 के, और इसकी अगर मैं 2.5 के से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 25 पंजे 125 मतलब 12,500, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी यहाँ पे समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या कह रहा है, द मंथली इनकम्स ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशो 2:3, their monthly expenditure are in the ratio 3:5. If each save 5,000 per month, then what is the sum of monthly income of 5:3 5 व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश। यहाँ पे मंथली इनकम बताना है मुझे मोहित और प्रकाश का। ठीक है, मंथली इनकम बताना है ना, हाँ, मतलब टोटल उनकी जो मंथली इनकम है उसका सम बताना है। अगर मंथली इनकम का रेशो दे रखा है मोहित और प्रकाश के रेशो का, इनकम का रेशो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे रखा है, 3:5। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे रखा है, 3:5। अगर वो सेव करते हैं 5,000 मंथ, दोनों सेव करते हैं, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस बराबर आना चाहिए। भाई दो में से, भाई इनकम जो होता है अगर मैं उसमें एक्सपेंडिचर घटा दूँ तब जाके सेविंग आएगा, इसका मतलब यहाँ से सेविंग कैसे आएगा, जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूँ, और दोनों केवल 5-5 हज़ार रुपये सेव करते हैं, दोनों सेव करते हैं। इसका मतलब दोनों की जो रेशो का डिफरेंस है ना, दो में से मैं एक ही घटाऊंगा तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पे एक घटा रहा हूँ तो यहाँ पर भी एक घटाऊंगा, क्योंकि 5,000 दोनों सेव कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 5,000 से आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए डिफरेंस। तो यहाँ से इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ से इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, ये तो गलत बात है। तो डिफरेंस को सेम बनाने के लिए दोनों के डिफरेंस के रेशो से रिवर्स गुना करते हैं, और सम को यहाँ पे सेम बनाने के लिए सम के रेशो से, दोनों के सम के रेशो से रिवर्स गुना करते हैं। यहाँ पे जब दोनों समझ में आ रहा है, समझ में आपको सवाल, भाई इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, अगर इनकम अपनी इनकम में से जो मोहित 5,000 सेव करता है, प्रकाश भी अपनी इनकम में से 5,000 सेव करता है, तो यहाँ पे मतलब दोनों सेम सेम अमाउंट सेव करते हैं 1:1। ठीक है, इसका मतलब इसके इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटाऊँ तो 5,000 मतलब 1 आना चाहिए, अगर दोनों का रेशो लूँ तो 1:1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, दोनों के डिफरेंस सेम होनी चाहिए, तो इसको डिफरेंस को सेम बनाना है, तो दोनों का डिफरेंस लो। अब ये वाली चीज़ छोड़ दो, अब इन दोनों का डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट। अब इसकी रिवर्स मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करो, तो आप देखोगे जो इनका अब आएगा ना वो डिफरेंस अब सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं पहले, ये जो भी अपना फालतू की चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसका इससे रिवर्स गुना करो, 2 जब 4 तो यहाँ 4 आया, 2 3 6, और यहाँ 1 की 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 5, तो देखो 4 में से 3 घटाओगे 1 आया, वही इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा सेविंग आएगा, और 6 में से 5 घटाऊंगा 1 आएगा। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे सेविंग का रेशो है वो 1:1 आ जाएगा, मतलब बराबर आ जाएगा, दोनों 5-5 हज़ार रुपये सेव कर रहे हैं, तो दोनों का जो रेशो आएगा वो 1:1 आएगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश। अगर दोनों 5-5 हज़ार रुपये सेव करते हैं
दोनों का जब मैंने यहाँ से डिफरेंस निकाला सेम आना चाहिए, वो आया 1 है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5000 है। और मुझसे क्या पूछा है, सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश, उनके इनकम का सम पूछा है। उनकी इनकम अब जो आई है असली वाली जो हमारी रेशो आई है 6 4 10, उनकी इनकम का सम कितना है, 10 यूनिट है। अगर एक की वैल्यू कितनी है, 5000 है, तो 10 का भी 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके लिए उसके इनकम का सम कितना आएगा, उनके मोहित और प्रकाश के 50,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आपको बेसिक मेथड बताऊंगा जो कि हर बच्चा जानता है और किताब में भी, हर किताब में भी है मेंशन। लेकिन दूसरा ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि एकदम एडवांस तरीका है, आपका सवाल चुटकी भर में आ जाएगा, होगा वही होगा, वो बेसिक मेथड से डिराइव होगा। और मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से वो डिराइव हुआ है मेथड, बेसिक वाले मेथड से। अब जैसे इस सवाल को देखो, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 4:5, है ना। तो यहाँ पे इनकम का रेशो दे रखा है A/B 4:5 दे रखा है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है, 5:4, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है, 5:4। ठीक है। अगर ए 6,000 सेव करता है और बी 12,000 रुपये सेव करता है, तो उनकी इनकम क्या होगी, ए की इनकम क्या होगी। देखो मुझे इनकम की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है, समझ में आया, इनकम की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है। इसका मतलब मुझे इस 4:5 की वैल्यू पूछ रखी है ना। मतलब यहाँ पे ए की इनकम पूछी है, तो मुझे यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। इसका मतलब इनकी इनकम का रेशो अगर मैं 4x/5x मान लूँ, तो मुझे 4x की वैल्यू पूछ रखी है। अगर मैं इस सवाल को बेसिक तरीके से करता तो मैं कैसे करता, भाई यहाँ पे क्या चेंज दे रखा है, यहाँ पे सेविंग दे रखा है, यहाँ पर भी सेविंग दे रखा है, और इनकम दे रखा है, और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। तो देखो भाई यहाँ से इनकम में से जब मैं अपना सेविंग माइनस करूँगा तो जाके मेरे पास एक्सपेंडिचर का रेशो आएगा, क्योंकि मुझे इनकम का रेशो दे रखा है, और फिर सेविंग का रेशो दे रखा है, और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। देखो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये फाइनल रेशो है, और ये जो इनकम का रेशो है ये इनिशियल है। जो भी मेरे को सवाल में पूछे वो इनिशियल रेशो होता है। जैसे यहाँ पे व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, यहाँ पे ए की इनकम पूछी है, इसको मैं मान लूंगा 4x/5x, क्योंकि ये फिर अपना इनिशियल रेशो बन जाएगा। इसी में से मैं अपना सेविंग माइनस करूंगा तब जाके एक्सपेंडिचर आएगा। मुझे एक्सपेंडिचर थोड़ा ना पूछा है, एक्सपेंडिचर अपनी फाइनल है। देखो कैसे, जब आप किताब में देखोगे तो इसका सोल्यूशन कैसे दिया रहेगा, भाई 4x है ए की इनकम और बी की इनकम है 5x है। अगर 4x अपने इनकम में से 6,000 रुपये सेव करता है, तो उसकी एक्सपेंडिचर कितनी बच जाएगी सवाल के हिसाब से, 5। और अगर वहीं पे जो बी है वो अपनी इनकम में से 12,000 रुपये सेव करता है, तो वो कितना सेव करता है, वो कितना एक्सपेंड करता होगा, 4। तो ये इनके ये पूरा रेशो दे रखा है सवाल में। अगर ए की इनकम कितनी है, 4x है, यहाँ से ए से लेके बी का रेशो दे रखा है। अगर अपने इनकम में से वो 6,000 रुपये सेव करता है तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस करूँगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर बी वहीं अपनी इनकम में से यहाँ पे सेविंग माइनस करेगा तो उसका रेशो आ गया एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ से आपको समझ में आया, ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये एक्चुअली में फाइनल रेशो है। फाइनल रेशो मतलब माइनस करने के बाद, अपने इनकम में चेंज करने के बाद जो आया वो फाइनल रेशो है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर फाइनल रेशो है। कैसे पहचानेंगे ये फाइनल रेशो है, देखो सवाल में जिसकी वैल्यू पूछी गई ना वो इनिशियल रेशो हो जाएगा। यहाँ से जैसे इनकम है, ये अपना इनिशियल रेशो हो गया, इनकम में से मैं माइनस कर रहा हूँ 6,000, और 5x में से माइनस कर रहा हूँ 12,000, तब जाके मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी। तो जो मेरे से पूछेगा वो मेरा इनिशियल रेशो बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछा रहता तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर को, अगर मुझे यहीं पे बोला रहता ना कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू बताओ, तो मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग करता और फिर फाइनल रेशो अपना आता इनकम। उस पर भी मैंने सवाल लिया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ वो समझो आप अच्छे से। तो यहाँ पे मुझे पता चला फाइनल रेशो कौन सा है और इनिशियल रेशो कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, इसके बिना आपको ये सवाल कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझ गए ये इनकम का रेशो अपना इनिशियल है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो इसको मैं इनिशियल लूंगा, फाइनल ये हो गया अपने पास। और चेंज क्या है अपने पास, चेंज है अपने पास ये सेविंग वाला 6,000 रुपये में जब मैं चेंज कर रहा हूँ अपने इनकम में, तो मेरे पास फाइनल रेशो 5:4 आ रहा है, जो कि एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो 6,000 और 12,000 रुपये मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एक्स की वैल्यू जब मैं निकाल लूंगा, और यहाँ से मैं 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, क्योंकि इनकम यही पूछा है ना, इनकम ए की, और इनकम ए की है कितनी, 4x, तो मैं यहाँ पे 4x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। देखो ऐसे बेसिक से भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ, और फिर मैं आपको एडवांस तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में करना है। देखो यहाँ से कुछ नहीं करना होता, ये 4x और 5x का डिफरेंस लेना होता है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 4 4 जो 16 और 5 5 जो 25, तो 16x और 25x का डिफरेंस 9x। ठीक है, ऐसे ही बराबर आ जाएगा इनके डिफरेंस का। 4 6 जो 24 मतलब 24,000, और 12 5 जो 60
मतलब 60,000। तो 60,000 और 24,000 का डिफरेंस कितना आएगा बताओ। 60 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूँ 40, 40 में से 4 माइनस कर दूँ 36, इसका मतलब 10x की वैल्यू कितनी आ गई 36,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। और मुझसे क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए पूछा है। इनकम ऑफ ए है कितना, इसका रेशो 4x। तो 4x और 4x की वैल्यू फाइंड करें तो दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी ए की 16,000 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा अपना बेसिक तरीका। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस तरीका। भाई मैंने आपको इनिशियल फाइनल चेंज कैसे पहचानते हैं मैंने बता दिया। यहाँ से मुझे इनकम पूछा है, इनकम का रेशो यहाँ पे इनिशियल रेशो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। भाई पहले मैं इनकम का रेशो ले लेता हूँ, ए प्लस ए रेशो बी कितना दे रखा है, इनकम का रेशो कितना दे रखा है, यहाँ पे इनकम का रेशो दे रखा है 4:5, और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है 5:4, जो कि अपनी फाइनल है। और यहाँ पे से चेंज कितना दे रखा है, यहाँ पे से चेंज दे रखा है 6,000 रेशो 12,000 दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास इनिशियल है, जो इनकम है वो इनिशियल है। ये अपने पास क्या है, फाइनल है, क्योंकि ये फाइनल में दे रखा है, इनिशियल वाली में से पूछ रखा है, जो पूछा रहता है उसको मैं इनिशियल लेता हूँ। और ये अपने पास चेंज है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर इनिशियल लेना है। यहाँ पे ए रेशो बी क्या दे रखा है, हमेशा ऊपर इनिशियल लेना है, क्योंकि इनिशियल मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे इनिशियल का रेशो दे रखा है 4:5, फाइनल क्या दे रखा है 5:4, और चेंज क्या दे रखा है अपना 6,000, और यहाँ से 12,000। तो अब यहाँ से देखो मैं x की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, x की वैल्यू तो इसी के साथ तो x की वैल्यू है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, उनका डिफरेंस लो। 4 4 जो 16, 5 5 जो 25, 25 और 16 का डिफरेंस 9x। फिर अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो इसके बराबर आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका डिफरेंस लो। 12 5 जो 60 और 6 4 जो 24, तो 60 और 24 का हमने डिफरेंस निकाला था 36,000। तो यहाँ से 36,000 देखो डायरेक्टली आ गया। तो 9 की एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4,000 आएगी। मुझसे इनकम पूछा है ए का, तो ए की इनकम कितनी है 4 है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है, या फिर एक्स की वैल्यू अगर 4,000 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 4 16, इसका 16,000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल ये समझ में आएगा, और ये कंसेप्ट भी समझ में आएगा, बेसिक तरीका भी एडवांस तरीका भी। लेकिन एडवांस जो तरीका है वो बिल्कुल कम से कम समय में मेरा यहाँ पे जो सवाल का आंसर है वो यहाँ पे लेकर आ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। अगले भी 2-3 सवाल इसी पर रिलेटेड है, इन सवाल को करो और एकदम एडवांस वाले तरीके से बताना। मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जैसे अपने यहाँ पे क्या बोला है, रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील, यहाँ पे 4:3 है। ठीक है, and the ratio of their monthly expenditure is 3:2. If Pawan and Sunil save 4,000 and 6,000 respectively per month, then what is the sum of their monthly income? देखो इनकम पूछ रखा है, इसका मतलब इनिशियल वाला क्या होगा मेरा, इनकम का रेशो होगा। इनिशियल वाला क्या होगा मेरा, इनकम का रेशो होगा। ऊपर हम लेते हैं इनिशियल, फिर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं फिर फाइनल, और फिर हम क्या लेते हैं चेंज। एक्चुअली में जब मैंने आपको यहाँ से ऐसे करवाया था 4x माइनस 6,000 इज इक्वल टू क्या होता है 5, और 6x था ना, 6 नहीं 5x था। 5x में पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो क्या रेशो आया था 5:4। देखो ये जब मैं इनिशियल लूँगा तभी तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ना, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले जो मुझे फाइंड करना होता है उसकी, और जो फाइनल वाला होता है उसकी नीचे करता हूँ, तभी जाके इसकी इससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तब जाके डिफरेंस होता है। और फिर इसकी इससे होनी चाहिए, मतलब जो अपना फाइनल वाला है उसकी चेंज वाले से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो जो फाइनल है उसकी चेंज वाले से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो फाइनल वाला है उसकी इनिशियल वाले से भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, उसका डिफरेंस लेना है। इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको अरेंज करता हूँ, इनिशियल फाइनल फिर चेंज। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनिशियल मुझे फाइंड करना था इनकम, तो मैंने इनकम को यहाँ पे इनिशियल लूंगा। अब इनकम का रेशो दे रखा है 4:3, तो यहाँ से ए रेशो बी नहीं, यहाँ पे पवन और सुनील है, तो पवन और सुनील का इनकम क्या आ जाएगा 4:3। और मुझे पूछा है सम मंथली इनकम, मतलब 4 3 7, मुझे 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है। उनकी इनकम का रेशो 7 हो जाएगा ना, अगर मैं सम करूँगा तो 7 यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछ रखी है। 7 का मैं मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ, एक ही आ रहा है देखो 7 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल, भाई जब उनका इनकम पूछा है सम ऑफ मंथली इनकम, तो 7 की वैल्यू आनी चाहिए, 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 7 का मल्टीपल केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं एडवांस तरीका आपको बताऊँ, जो मैंने अभी पिछले तरीके से किया था वो भी तरीका एक बार और कर लेते हैं प्रैक्टिस। भाई यहाँ पे तो 7 का मल्टीपल दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन है। कहीं यहाँ पर अगर ये होता 56,000 होता, तो ये भी 7 का मल्टीपल हो गया, तब आप कैसे करते, तब आप इस एडवांस तरीका लगा के करते। अगर उसका इनिशियल रेशो 4:3 दे रखा है, जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछी है, तो वो अपना इनिशियल मान लेंगे। फाइनल रेशो एक्सपेंडिचर 3:2 दे रखा है, और चेंज कितना दे रखा है, चेंज दे रखा है 4,000 का, और यहाँ पे 6,000 का। तो बस मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इनका इनका डिफरेंस निकालूंगा। 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो 8 और 9 का डिफरेंस x, और यहाँ से 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, 18 और 8 का डिफरेंस कितना होगा 10,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000।
अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, मुझे पूछा है उनके सम का, मतलब इनकम का सम। ये हो गया 4x, ये हो गया 3x, 4 3 7x। जब मुझे 7x की वैल्यू पूछी है तो मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ कितनी जाएगी 70,000। इसका मतलब उनके इनकम का सम कितना आया 70,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा और ये एडवांस तरीका जिससे हम इस सवाल को, ठीक है, लेकिन हर बार आपको इतना इजी तरीके से नहीं देखेगा। जैसे अगला वाला सवाल देखो, है ना, यहाँ से तो मुझे सेविंग पूछ रखा है, व्हाट इज द सेविंग पर मंथ। ये तो अपना पिछले वाला टाइप है, जैसे मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया था ना, ये वाला नहीं, ये वाला सवाल जैसे मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 5, उसी के तरीके से यहाँ पे ये वाला सवाल है, आपके लिए होमवर्क है, आप इस सवाल को खुद करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। सबसे पहले आपको इनकम का रेशो लेना है, फिर उसमें से आपको एक्सपेंडिचर घटाना है, उसके बाद सेविंग का रेशो आ जाएगा और आपको यही बताना है व्हाट इज द सेविंग पर मंथ ऑफ ए एंड बी। लेकिन इस वाले सवाल को समझो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। हर बार वही कंसेप्ट आपका नहीं लगेगा, हर बार वही कंसेप्ट आपका, मतलब सेम तरीके से आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनिशियल फाइनल और चेंज, वो भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे इस सवाल में देखोगे, अगर द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5, वेयर एज द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:7 रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी सेव 16,000 एंड 26,000 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। इस बार देखो मुझे डिफरेंस पूछा है, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा है। इसका मतलब इस बार जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो इनिशियल होगा। मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जो हमें फाइंड करना है वो इनिशियल होगा, और जो दे रखी है, जो रेशो दे रखी है जो हमें फाइंड नहीं करना, वो हमारा फाइनल होगा। तो इस बार इनकम का रेशो क्या दे रखा है 3:5, और ये क्या है अपने पास फाइनल होगा। तो इनकम का रेशो क्या होगा अपने पास, फाइनल वाला जो रेशो होगा वो इनकम होगा। और इस बार चेंज मुझे क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है अपना सेविंग का रेशो। तो आपको समझ में आया। और इसको किस अरेंज में हम करते थे, पहले हम इनकम रखते थे, फिर हम अपना क्या रखते थे, फिर हम फाइनल रखते थे, इनिशियल रखते थे। ठीक है, पहले इनिशियल रखते थे, फिर हम फाइनल रखते थे और फिर चेंज रखते थे। तो यहाँ से इनिशियल वाला कौन सा रेशो आएगा, एक्सपेंडिचर वाला, क्योंकि एक्सपेंडिचर मुझे यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है 4:7। तो यहाँ से ए रेशो बी का एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आएगा 4:7, और फाइनल मतलब इनकम, इनकम का रेशो दे रखा है 3:5। और चेंज क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है 16,000 और 26,000। तो इनके बीच का चेंज क्या दे रखा है 16,000 और यहाँ पे 26,000। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लो, 4 5 जो 20, 7 3 21, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1 यूनिट। समझ में आ रहा होगा आई होप। यहाँ से मैंने आपको एक्सपेंडिचर, फाइनल इनकम और चेंज क्या लेना है, इनिशियल और फाइनल और चेंज क्या लेना है, वो मैंने आपको समझा दिया। पिछले वाले 2 क्वेश्चन में हमने यही किया, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में नहीं बता रहा। ठीक है, और हालांकि डीप में ही बता रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा डीप में क्या ही बताऊँ। तो 4 4 5 जो 20, 7 21, उसका डिफरेंस एक वैल्यू दे के, ठीक है। और 16 5 जो 80 और 26 थी 78। तो 80 और 78 का डिफरेंस 2, तो एक की वैल्यू कितने आ गई 2। मुझे क्या पूछ सका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, यही तो मुझे पूछा गया इनिशियल वैल्यू। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट। मुझे 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी, मतलब 6,000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा भाई। यहाँ से ये 16 5 जो 80 और ये 26 या 78, तो ये 1000 था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, 40% ऑफ रियाज इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भानुज। इफ रियाज इनकम वॉज 800 मोर देन वॉट इट इज, भानुज इनकम वॉज 2000 मोर देन वॉट इट इज, then the ratio of income of Riya and Bhanu would have been इतना। what is the actual combined income of Riyaz and Bhanu। यहाँ से मुझे देखो कंबाइंड इनकम पूछा है रियाज और भानु, इसका मतलब इनकम वाली जो रेशो होगी वो एक्चुअली में क्या होगी अपनी इनिशियल होगी, बिल्कुल। और यहाँ से जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे देखो अगर उनका जो इनकम है वो 800 और ज़्यादा होता, 2000 भानु का और ज़्यादा होता, तो उनका इनकम का रेशो कुछ और होता, जो कि होता क्या 4:3 होता है। इसका मतलब ये वाली क्या है फाइनल है। अगर मैं इसको आपको बेसिक तरीके से एक बार बताऊं, फिर उसके बाद एडवांस तरीके से बताऊंगा। जैसे बेसिक तरीका अगर मैं आपको इसको बताऊं, भाई सबसे पहले इनकम, इनकम का रेशो निकाल लो। यहाँ पे 40% ऑफ रिया का जो इनकम है वो बराबर दे रखा है 56% ऑफ भानु का। भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, और 56% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो 4 का मल्टीपल है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 है, 4 का कितना मल्टीपल है 14 बार, तो 14/25 क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 2/5 ऑफ रिया बराबर है 14/25 ऑफ भानु। तो यहाँ से इन दोनों की इनकम का रेशो आ जाएगा, 2 से जाएगा ये 7 बार में, 5 से जाएगा ये 5 बार में। तो यहाँ से
रिया और भानु की इनकम का रेशो क्या आ जाएगा, 7:5। इसका मतलब रिया और भानु की इनकम का रेशो कितना आ गया, 7:5। यही मुझे पूछ रखा है कि व्हाट इज द एक्चुअल कंबाइंड इनकम ऑफ रिया एंड भानु। उनकी एक्चुअल इनकम जो है उसकी कॉम्बिनेशन पूछी, मतलब 7, 5, 12। तो 12 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 12 में छुपा होता है 3 और 4, तो 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 4 के तो सारे मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए मैं डिजिटल सम लगा सकता हूँ। भाई 8 6 14, 14 2 16, 16 का डिजिटल सम 7, ये नहीं है 3 का मल्टीपल। 6 6 12, 12 8 20, ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल। 6 7 6 13, 13 और 8 21, ये तो है मल्टीपल। ठीक है, 7 6 13, 13 2 15, ये भी मल्टीपल है। तो दो ऑप्शन में फंस गया मैं, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए में फंस गया, तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, चेंज एक्चुअली में ये दे रखा है। अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊँ उनकी इनकम क्या है, अगर उसकी इनकम क्या है, उनका इनकम का रेशो क्या है, यहाँ से रिया और भानु की इनकम का रेशो क्या है, 7 और 5। और यहाँ पे सवाल में बोला गया है जो भी यहाँ से मुझे इनके उनकी एक्चुअल इनकम का रेशो आ गया, अगर रिया की इनकम 800 और ज़्यादा आती, अभी 7x है 5x है, ठीक है, अगर रिया की इनकम 800 और ज़्यादा आती और वैसे ही भानु की इनकम 2000 और ज़्यादा होती, अगर ये 2000 और ज़्यादा होती तो उनके इनकम का रेशो क्या होता, 4:3 होता। 4:3 हो गया। तो यहाँ से आपको पता चला कौन सी वैल्यू फाइनल है, कौन सी वैल्यू इनिशियल है। क्या हमें चेंज दे रखा है, ये वाली क्या है, इनिशियल है, क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला क्या अपने पास चेंज है, ये वाली फाइनल है। सबसे ऊपर आता है इनिशियल, फिर आता है अपने पास फाइनल, फिर आता है अपने पास चेंज। इनिशियल मुझे पूछ रखा है तो 7:5 यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा। चेंज क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है अपने पास 800:2000, क्योंकि ये मुझे चेंज करके, और फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है, 4:3। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, ये 7x है, ये 5x है, इन दोनों का रेशो, क्योंकि इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने इसको रेशो को 7x और 5x मान लिया। तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करते थे, इसका इसके साथ डिफरेंस लो, इसका इसके साथ, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लो। 7 3 21 और 4 5 20, 4 5 20x और 7 3 21x, 21x और 20x का डिफरेंस x, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्रॉस, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 8,000 और 8 3 24, तो 8,000 और 2400 का क्या डिफरेंस है, 56,000। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5600 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 8,000 में से जब मैं 2400 घटाऊंगा तो 56 मतलब 5,600 आएगा। और पूछा क्या है, मुझे एक्चुअल कंबाइंड पूछा है इनकम ऑफ रिया और भानु। एक्चुअल इनकम तो ये है ना, ये तो बढ़ने के बाद है, ये तो 800 और 2000 बढ़ने के बाद क्यों इनकम है। एक्चुअल इनकम ये 7 5 12x, तो मुझे 12x की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसकी 12x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 12 की x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इधर भी 12x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा 12x की वैल्यू क्या है। तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, मतलब 60,000 7200। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 800 नहीं 2 आएगा, 7200 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, और ये दोनों तो अपने पहले से गलत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसका सॉल्यूशन केवल आपको इतना ही है। आपको अगर मैं एग्जाम में बताऊं कितना करना है इसका सॉल्यूशन, तो ये तो आपको करना नहीं है, ये तो आपको क्वेश्चन से ही पहचान लेना कि आपका सॉल्यूशन है, मतलब इनिशियल क्या है फाइनल क्या है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है, मन में करनी थी, या ये वाली चीज़ आपको करनी पड़ती है उनका इनकम का रेशो निकालने के लिए। बस इतना आपको सॉल्व करना पड़ता है, इतना तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर ये भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। A stall sells popcorn and chips in a packets of three size: large, super, and jumbo. The number of large, super, and jumbo packets in its stock are 7:17:16 for popcorn and 6:15:14 for chips. If the total number of popcorn packets in its stock is same as that of chips packet, ठीक है, then the number of jumbo popcorn and jumbo chips packets are in the ratio. फिर मुझे यहाँ पे जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का रेशो बताना है, उनके पैकेट का रेशो बताना है। देखो यहाँ पे एक स्टॉक है जिसमें हमारे पॉपकॉर्न और चिप्स के पैकेट जो हैं 3 साइज में रखे हैं, एक लार्ज, एक सुपर और एक जंबो साइज है। ये पॉपकॉर्न का रेशो दे रखा है, ये चिप्स का रेशो दे रखा है। पॉपकॉर्न का रेशो क्या दे रखा है, अगर पॉपकॉर्न जो है वो लार्ज, सुपर, जंबो में किस रेशो में है, 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। यहाँ पे दे रखा है ना फॉर पॉपकॉर्न क्या है, 7:17:16। मतलब जो पॉपकॉर्न है वो लार्ज, सुपर और जंबो का जो रेशो है, मतलब अगर पॉपकॉर्न 7 लार्ज के साइज में है तो 17 सुपर के साइज में होंगे, 16 जंबो के साइज में होंगे। ऐसे चिप्स का रेशो दे रखा है 6:15:14। लेकिन सवाल में दोनों को कनेक्ट करने के लिए बोला है, दोनों रेशो को। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन द स्टॉक एंड सेम एज दैट चिप्स पैकेट, मतलब चिप्स का पैकेट और
जंबो का पैकेट, जंबो का नहीं है, पॉपकॉर्न का पैकेट, दोनों का पैकेट बराबर ही बराबर है, मतलब जितना ये है उतना ये है, दोनों का जो नंबर है बराबर होना चाहिए। अगर मैं दोनों का सम करूँ तो बराबर आना चाहिए। इसका मतलब लार्ज, सुपर और जंबो तीनों के अगर मैं टोटल करूँ तो बराबर 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 चिप्स के पैकेट है, बराबर पॉपकॉर्न के पैकेट है। अगर मैं यहाँ रेशो को सम करूँ भाई, 17 और 7 कितना होता है बताओ, 24, 24 और 16 30 और 40, तो यहाँ से इन दोनों का सम कितना आया, 40 है। तीनों का सम कितना है, 40 आया। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ 15 6 21, 21 और 14 35, तो यहाँ से 35, ये तो गलत बात है भाई, सवाल में बोला है दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर मुझे सम को बराबर करना है तो सम के रेशो से रिवर्स गुना, डिफरेंस को बराबर करना होता है तो डिफरेंस के रेशो से रिवर्स गुना। तो यहाँ तो मुझे सम को बराबर करना है, तो मैंने सम ले लिया 4, 40/35, ये आ गया सम का रेशो। तो इसके रेशो से रिवर्स गुना करना है, इसका रेशो कितना आएगा, 5 से जा रहा है दोनों, 5 8 जो 40 और 5 7 जो 35, तो इसकी इससे रिवर्स गुना करूंगा मैं, इसका इससे रिवर्स गुना करूंगा, तो ये मुझे पता चल जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, अब ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप चाहे करके देख सकते हो, लेकिन मुझे जो पूछा है मैं डायरेक्टली उस पर अटैक करूंगा। मुझे पूछा है नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न एंड जंबो चिप्स पैकेट आर इन रेशो, मतलब मुझे केवल जंबो पॉपकॉर्न पे फोकस करना है, जंबो चिप्स पे, इनका रेशो बताना है। तो मैं केवल इनका एक्चुअल नंबर बताऊंगा। भाई 16 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना यहाँ पे, तो 16 7 जा, यहाँ से मुझे ये बताना है ना जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का रेशो बताना है। तो 16 7 जा 112, तो यहाँ पे 112 आ जाएगा, और 14 8 112 होता है, ये भी 112 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशो क्या है, 1:1, ये 112 है। ठीक है, तो 1:1 आया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, है ना, हालांकि इसमें है नहीं कुछ भी, सी एच एस एल में मेंस में शायद पूछा गया था ये, है ना, सी एच एस एल में ही पूछा गया था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में अपना, टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज 18। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन है, मतलब टोटल आदमी, टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, 18 लोग काम कर रहे हैं। अगर दे अर्न 4,000 इन अ डे, दे का मतलब वो सारे, अगर वो सारे मिलके 4,000 कमा रहे हैं एक दिन में, इफ द सम ऑफ द वेजेस ऑफ ऑल मैन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन आर इन द रेशो 18:10:12, क्या है इस बात का मतलब, अगर मैं केवल मैन वुमेन और चिल्ड्रन का अलग अलग फाइंड करूं, उनका जो टोटल उन्होंने जो कमाया है उसका रेशो कितना दे रखा है, 18:10:12। एंड इफ द वेजेस ऑफ इंडिविजुअल मैन, अगर मैं केवल एक एक आदमी की बात करूं, एक एक आदमी, एक एक औरत और एक एक चिल्ड्रन की, उनका जो इंडिविजुअल जो वो उनकी एक तरीके से इनकम कितनी है, 6 है, 5 है, 3 है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोला, अगर एक बच्चा 3 रुपये कमाता है ना, तो टोटल जो उनकी अर्निंग हुई है 12। अगर एक बच्चे की सैलरी 3 रुपये है, तो अगर वो टोटल 12 रुपये कमाते हैं, इसका मतलब कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सोचना है। ठीक है, इस तरीके से ये डाटा दे रखा है। देन हाउ मच वुमेन अर्न इन अ डे, तो मुझे यहाँ पे बताना है हाउ मच वुमेन अर्न इन अ डे, मतलब वुमेन जो है वो एक्चुअल में एक दिन में कितना कमाती हैं, ये मुझे यहाँ पे बताना है। भाई यहाँ से देखो टोटल वेजेस का रेशो क्या दे रखा है, टोटल वेजेस का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 18:10:12, वो भी किस किस का, मैन का, वुमेन का और यहाँ पे चिल्ड्रन का। मैन का जो टोटल वेजेस दे रखा है 18, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 12। मुझे क्या बताना है, हाउ मच वुमेन अर्न इन अ डे, मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा वुमेन कितनी है और वो टोटल वेज कितनी कमाती हैं, फिर वहाँ से मुझे पता चलेगा एक दिन में वो कितना कमाती हैं। भाई यहाँ पे अगर इंडिविजुअल इनकम में निकालूं, इंडिविजुअल इनकम मैन का, वुमेन का और यहाँ पे चिल्ड्रन का, देखो टोटल वेजेस तो ये है, इंडिविजुअल इनकम क्या है, इंडिविजुअल इनकम का ये दे रखा है ना, द वेजेस ऑफ इंडिविजुअल मैन वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब इंडिविजुअल इनकम मतलब एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे की इनकम कितनी है, उसका रेशो दे रखा है 6:5:3, 6:5:3। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो अगर 6 एक औरत की, एक मैन की, अगर एक आदमी की इनकम 6 है, टोटल वो कमा रहे हैं 18, इसका मतलब वो है कितने, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या, मैन वुमेन या फिर चिल्ड्रन, यहाँ से ही आएगा। अगर एक मैन की इनकम 6 है, टोटल वो 18 रुपये कमा रहे हैं, इसका मतलब 3 आदमी होंगे। समझ में आया, इसको इसके डिवाइड कर दो, 6 3 18, इसका मतलब 3 मैन होंगे। अगर टोटल जो वेज है इंडिविजुअल केवल एक औरत की 5 रुपये है, एक औरत की इनकम कितनी, रेशो दे रखा है ना, तो इनकम क्या है, एक अगर औरत की 5 रुपये है, कमा कितने रहे हैं टोटल औरत की, अगर मैं बात करूँ उस कंपनी में 10 रुपये कमा रहे हैं, 10 अगर रेशो में दे रखा है 10 रुपये कमा रहे हैं, इसका वुमेन कितने होंगी वहाँ पे, 2 होंगी। दो, ये नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है, 2 वुमेन होंगी। ऐसे ही अगर एक बच्चे की यहाँ पे जो इनकम है वो 3 रुपये है, और वो टोटल कमा कितने, टोटल ऐसे बच्चे हैं कितने जो मतलब टोटल कमा कितने रहे, अगर मैं केवल बच्चों बच्चों की इनकम कैलकुलेट करूँ, यहाँ टोटल वेजेस दे रखा है चिल्ड्रन वुमेन और मैन का, तो टोटल वेजेस बच्चों का कितना है, 12 है।
तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 4 12, इसका मतलब 4 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे तभी तो एक बच्चा अगर 3 रुपये कमा रहा है तो टोटल मिलके 12 रुपये कमा रहा होगा। तो यहाँ से मुझे इसका रेशो पता चल गया। अब सवाल में इन्हीं की वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना पहली नंबर, पहली लाइन, टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज 18। टोटल नंबर दे रखा है, टोटल नंबर का मेरे पास यहाँ रेशो में आ गया 3 2 5 4 9, टोटल यहाँ से रेशो कितना आ रहा है 9, वहाँ कितना दे रखा है 18। कुल फैक्ट्री में 18 लोग काम कर रहे हैं लेकिन रेशो में तो 9 है, तो 9 की वैल्यू दे रखी है 18, कितना गुना है 2 गुना है। तो यहाँ से कुल औरतें कितनी होंगी, इन सभी रेशो का भी 2 2 मल्टीप्लाई कर दो, मुझे केवल औरतों का फाइंड करना है, हाउ मच वुमेन अर्न इन अ डे। तो औरतों की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पे रेशो दे रखा है 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका टोटल कितनी होंगी 4 वुमेन होंगी। और ये कमा कितनी है, 4 वुमेन है, और ये टोटल कमा कितनी रही है 10 रुपये कमा रही है। तो यहाँ से इनकी टोटल वेजेस के आगे 10 रुपये रेशो दे रखा है ना, यहाँ से इसको भी कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे दे रखा होगा दे अर्न 4000 इन अ डे। वो जो तीनों सब है, मतलब जो टोटल उनकी अर्निंग है वो 4000 रुपये दिन में कमा रहे हैं। तीनों की अगर मैं टोटल अर्निंग निकालूं, मतलब ये वाली टोटल वेजेस एक दिन की है ना ये, अगर यहाँ पे 3 आदमी है, एक आदमी की 6 रुपये इनकम है तो टोटल इनकम 18, मतलब ये वाला रेशो दे रखा अपना टोटल वेजेस का। अगर मैं इसको सम करूँ तो 4000 आना चाहिए। कैसे करूँगा भाई, 18 12 30 और 30 40, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं सम कर रहा हूँ रेशो में तो 40 रुपये उनकी पूरी इनकम आ रही है, इसी की वैल्यू दे रखी है 4000। कितना गुना है ये 100 गुना है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 वैल्यू आ गई, ठीक है। और वो कमा कितने रहे, अगर अभी यहाँ से मुझे पता चल गया अगर 4 वुमेन 10 रुपये कमा रही हैं, 10 यूनिट की वैल्यू, अगर यहाँ से टोटल वेजेस क्या आई ना, एक यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे भाई, यहाँ पे 100 आएगी, ठीक है, क्योंकि 40 का 100 गुना होता है 4000, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ही आ जाएगी। अगर ये जो पूरा 1000 रुपये है ये एक्चुअली में 4 वुमेन कमा रही हैं, तो यहाँ पे बोला गया देन हाउ मच वुमेन अर्न इन अ डे, यहाँ पे ये नहीं बोला 4 वुमेन, यहाँ पे बोला केवल अ वुमेन, अ वुमेन मतलब केवल एक मैन, एक वुमेन कितना कमा रही होगी दिन में। ये तो जो टोटल वेजेस है ये टोटल उनका है, टोटल वुमेन का है, जो टोटल वुमेन है कितनी 4 वुमेन, 4 वुमेन 10 यूनिट कमा रही है, एक यूनिट 100 के बराबर है तो 10 यूनिट 1000 रुपये के बराबर हो गया। तो 4 वुमेन मिलके 1000 रुपये कमा रही है, तो एक यूनिट एक वुमेन कितना कमा रही होगी, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से जाएगा ये 25 बार में, मतलब 250, इसका मतलब एक वुमेन कितनी कमा रही होगी 250 रुपये। तो एक वुमेन की सैलरी कितनी आ गई, इनकम कितनी आ गई, कितना वो कमा रही होगी दिन का 250 रुपये, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे एकदम डीप में जाके आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तब आप इस सवाल को कर लोगे, और अगला सवाल भी अपना इसी तरीके से है। अब यहाँ पे मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा खोल खोल के आपको समझाने की, जैसे इस वाले क्वेश्चन को भी हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हालांकि आप वीडियो को पॉज करो फिर इसको करने की कोशिश करो। देखो जो अपना पिछले वाला सवाल था बिल्कुल सेम वही वाला सवाल दे रखा है, बस डाटा चेंज कर रखा है। द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इट 40, पीछे भी दे रखा था जो कि 18 दे रखा था, एंड दे अर्न रुपीज 1343 इन अ डे इफ द टोटल वेजेस ऑफ मैन ऑफ दैट वुमेन ऑफ दैट चिल्ड्रन आर इन द रेशो। यहाँ देखो टोटल वेजेस का रेशो दे रखा है, किसका दे रखा है मैन वुमेन और चिल्ड्रन का, टोटल वेजेस का रेशो क्या दे रखा है 35 रेशो 26 रेशो 18, और इंडिविजुअल रेशो देखा है इफ द वेजेस ऑफ मैन अ वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब एक एक, अगर मैं एक एक मैन की बात करूँ, एक एक वुमेन की बात करूँ, एक एक चिल्ड्रन की बात करूँ, तो उनके इनकम का रेशो क्या दे रखा है 7 रेशो 13 रेशो 6। तो यहाँ से इंडिविजुअल इनकम आ गया मेरे पास, क्या आ गया इंडिविजुअल इनकम, जो कि एक मैन की सैलरी कितनी है 7 है, रेशो दे रखा है ना, और एक वुमेन की सैलरी 13 यूनिट है, और एक चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 6, एक चिल्ड्रन की इनकम की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ टोटल फैक्टर में कितने लोग हैं भाई, अगर 7 रुपये एक मैन की सैलरी है, टोटल मैन मिलके 35 रुपये कमा रहे हैं, इसका मतलब केवल 5 मैन होंगे वहाँ पे, 7 से इसको डिवाइड कर दो, ऐसे ही 13 से इसको डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, ऐसे इसको 6 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये तो आ गया अपने पास नंबर ऑफ वहाँ पे कितने हैं मैन वुमेन, या फिर मतलब वर्कर कितने हैं वहाँ पे मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ। यहाँ रेशो से कितना दे रखा है 5 2 7 3 10, यहाँ रेशो से मेरे पास 10 आ रहा है, लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 40, फैक्ट्री में कुल वर्कर कितने हैं 40 है, इसके अलावा 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, 4 गुना है। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे चिल्ड्रन का फाइंड करना है, इसका मतलब टोटल चिल्ड्रन कितने होंगे, 3 यूनिट दे रखी है, 3 का भी 4 गुना कर दूंगा तो टोटल कितने होंगे 12 चिल्ड्रन होंगे। 12 चिल्ड्रन मिलके अगर 18 रुपये कमा रहे हैं, टोटल वेजेस का रेशो दे रखा है, 12 चिल्ड्रन मिलके 18 रुपये कमा रहे हैं, भाई यहाँ से इसका भी रेशो दे रखा है ना, इसका भी टोटल वैल्यू दे रखी है जो कि यहाँ से आएगा दे अर्न रुपीज 1343 इन अ डे, इसका मतलब उनका जो टोटल वेजेस है मैन का वुमेन का और या चिल्ड्रन का मिला के 1343 आ रहा है, अगर मैं इस तीनों का सम करूँ टोटल वेजेस का तो 1343 आना चाहिए। कितना आएगा 3 2 5 और 6, और 6 5 11,
मतलब 78 और 78 और मतलब 71 और 71 में 8 जोड़ो 79, इसका मतलब 79 यूनिट आया। 79 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1343। कितना गुना है उतना ही यहाँ पर मैं 18 का गुना कर दूंगा, क्योंकि ये जो आया एक्चुअली में टोटल वेज आया था चिल्ड्रन का, 12 चिल्ड्रन की यहाँ पे वैल्यू आई। तो यहाँ कितना गुना है ये 79 का, कितना भाई एक बार में जाएगा 79 बार, एक बार में जाएगा 79 से, फिर कितना बचेगा यहाँ से 21 बच गया और 34 उधर से, कितना हो गया 5 और 5 3, तो यहाँ पे 553 बचा। अब ये इससे कितने बार में जाएगा बताओ, 7 7 जो 49 और 9 7 जो 63, ये 7 बार में जाएगा, तो ये 17 गुना है इसका। तो इसका भी मैं 17 गुना कर दूंगा। इसका मतलब 12 चिल्ड्रन की इनकम कितनी आ गई, 18 गुना 17। मुझे और चिल्ड्रन मतलब एक चिल्ड्रन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 12 अपना यहाँ पे डिवाइड कर देगा इसको, ऐसे ही काट लेते हैं, 6 से जाएगा ये 2 बार में, 6 से जाएगा ये 3 बार में, तो 17 या 51, 51 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक चिल्ड्रन की इनकम आ जाएगी कि वो कितना दिन एक दिन में कितना कमा रहा है। तो 2 से जाएगा 25.5 बार में, क्योंकि 25 दूनी 50, एक और है तो 25.5। इसका मतलब एक चिल्ड्रन की इनकम कितनी होगी 25.5। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये सवाल पूरे समझ में आओगे, एकदम मेंस लेवल के अच्छे अच्छे सवाल थे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप ये कर लो तो फिर डेफिनेटली आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसके बाद केवल मॉक टेस्ट लगाओ और अपना ऐश करो। ठीक है, डेली का एक मॉक टेस्ट मारो। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको जब पूरे चैप्टर फिनिश करवा दूंगा तो ठीक है। हालांकि आप प्रीवियस ईयर खोल के देख सकते हो, अब आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जिसको आप हल ना कर सको। ठीक है, बस शर्त यही है कि जो मैं पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो सभी आपको आने चाहिए। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। ये तो चैप्टर अब फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ से अब ये जो चैप्टर हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली ये जो रेशो है अब फिनिश हो गया। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क अगली क्लास से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में टाइम एंड वर्क के साथ अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।